क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। यक्का वो होता था, या यक्का या ये होता था, या श्रृंगार में होता था यक मेरी चंद्रकांता, यक पिताजी, यक महाराज। तो वो यक को अलग अलग डायमेंशन में यक 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 वो भय में। अब जैसे रो रहा है, अब जब कॉमेडी शुरू हुआ, जब बच्चा हो जाता है तो यक्कू माई यक्कू दूध पीऊंगा माई यक्कू। तो वो अलग अलग आयाम में, अलग अलग रस में मैंने उसका प्रयोग किया। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में। अगर आपका बचपन 90 के उस खूबसूरत दौर से गुजरा है जब टीवी पर महाभारत, रामायण और चंद्रकांता जैसे सीरियल आते थे जिनका लोग हफ्ते भर बेसब्री से इंतजार करते थे, तो आपको उनके किरदार भी अच्छे से याद होंगे। कई किरदार तो ऐसे थे जिन्होंने हमें कभी डराया, कभी रुलाया तो कभी हंसाया भी। उन्हीं बेहतरीन एक्टर्स में से एक आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, गुफ्तगू में आज मुलाकात चंद्रकांता के क्रूर सिंह, सरफरोश में मिर्ची सेठ, लगान में अर्जुन और गंगा जल में बेईमान पुलिस वाले भूरेलाल जैसे किरदार को यादगार बनाने वाले एक्टर, पोएट और राइटर अखिलेंद्र मिश्रा से। अखिलेंद्र मिश्र एक ऐसा नाम जो अपनी वर्सटाइल एक्टिंग के लिए जाना पहचाना जाता है। बिहार के सिवान जिले में अखिलेंद्र मिश्र की पैदाइश हुई और छपरा राजेंद्र कॉलेज से इन्होंने फिजिक्स ऑनर्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। हालांकि अखिलेंद्र मिश्र इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कम उम्र में ही थिएटर करना शुरू कर दिया और फिर बाद में अदाकारी के गुर सीखने के लिए इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन और एकजुट थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए। उड़ान सीरियल से अखिलेंद्र मिश्र ने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, लेकिन इन्हें पहचान मिली सीरियल चंद्रकांता से, जिसमें क्रूर सिंह के किरदार ने इनके लिए कामयाबी के तमाम रास्ते खोल दिए। फिल्म वीरगति का इक्का हो, सरफरोश का मिर्ची सेठ, गंगाजल का डीएसपी भूरेलाल या फिर लगान का अर्जुन, अखिलेंद्र मिश्र एक के बाद एक अलग अलग तरह के किरदारों में जान फूंकते चले गए और अपने लिए हासिल किया एक आला मकाम जो सबसे जुदा है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ सबको। मुझे एक किस्सा आपका माँ से जुड़ा हुआ याद आ रहा है। आपकी एक फिल्म आई थी वीरगति, उसमें जब आपको पेट्रोल डाल के जलाया जाता है तो वो सीन देखने के बाद आपकी माँ रो पड़ी थी। क्या किस्सा है, वो पूरी कहानी क्या है, वो बताइए। सबसे बड़ी बात है कि मैं छपरा ज्योति सिनेमा जो है वो महेंद्र मंदिर के नाम से है, महेंद्र बाबू के। महेंद्र मंदिर में जब भी नाटक करने की जरूरत होती है तो उसको ले लिया जाता है और बाकी भाड़े पे सिनेमा चलने के लिए दे दिया जाता है। अच्छा। तो ज्योति सिनेमा के नाम से चलता है। तो मैं जिस मंच पे नाटक करता था उसी थिएटर में, उसी हॉल में मेरी फिल्म लगी वीरगति। ठीक है। जो मेरी लॉन्चिंग फिल्म थी सलमान खान के साथ एज ए मेन विलन। और जहां नाटक मेरे माता पिता ने देखा था मुझे परफॉर्म करते हुए, वहीं मेरी फिल्म देखने गए वो लोग। अच्छा। मेरे भाई बहन सब लेके गए उनको कि पिता चलिए फिल्म लगी है। तो वो फिल्म में क्लाइमेक्स में ऐसा है वीरगति में कि उसमें जो मेन हीरो है वो सलमान खान है और जो विलन है, जो जो चरित्र मैंने निभाया है, तो हीरो क्या करता है, विलेन को अंत में पूरे बस्ती को जला देता है, क्योंकि पूरा वो एक वेश्यावृत्ति का बाजार चला रहा होता है। तो पूरे उस बाजार को जला देता है पेट्रोल छिड़क के, और इसको भी पेट्रोल डाल के उसी आग में फेंक देता है। तो आग में जब फेंका और पता चला कि वो जल गया विलेन, तो माँ वो दृश्य देख के रोने लगी कि अब अगला हमारा बाबू के जरा दिलक, ये कौन हो, कौन हो।
तो मतलब ये इसने जला दिया मेरे बेटे को। मेरे माँ का ये संवेदना था। तो सबने कहा कि माई फिल्म हनु तो फिल्म सिनेमा का वो इम्पैक्ट है कि उसका प्रभाव पड़ता है मन मस्तिष्क पे। तो वो एक प्रभाव था। तो माता जी रोने लगी थी। तो मैं जब गया तो मुझे बताया गया, तो माँ को हमने समझाया कि ये तो एक्टिंग है तो चलता है। तो माँ फिर भी देख रही है कि बाबू कुछ लागल ना लूं, तेरा कहीं जरल तो ना लूं, तुम्हारा जला तो नहीं ना, कुछ लगा तो नहीं ना, तुमको कुछ हुआ नहीं ना। तो वो एक कंसर्न है माँ की ममता का, माँ के वात्सल्य का, बिल्कुल, तो अपनी संतान के प्रति तो वो होता है। तो वो हुआ था। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो माँ ने जब वो आपका फिल्म में आपको इस तरह के किरदार में देखा तो उन्होंने कहा नहीं कि तुम नेगेटिव रोल क्यों करते हो, हीरो का रोल क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपने ज़्यादातर फिल्मों में विलन का ही किरदार निभाया है, तो क्यों? नहीं, बिल्कुल। बस वीरगति आई, जो इक्का सेट किया मैंने, विलन था। फिर सरफरोश आई, उसमें मिर्ची सेट था, उसमें भी देश का गद्दार बना हुआ हूँ, विलन था। फिर तरकीब आई, उसमें भी मैं मर्डरर बना हुआ हूँ। तो मैं बड़ा, मुझे भी लगा कि ये का तो गुंडा आवारा हो गया लड़का। अब कहने वालों को तो ये चाहिए, माता पिता सुन रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे साबित करूं। तब तक मेरे हिस्से एक फिल्म आई लगान, और लगान में मैंने जो पॉजिटिव रोल किया अर्जन लोहार का, तो वो आई और वो ऑस्कर तक पहुंची, वहाँ नॉमिनेट हुई बेस्ट फिल्म फॉरेन फिल्म कैटेगरी में। तो लगान आई। फिर मेरे हिस्से द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में चंद्रशेखर आज़ाद का रोल आया। राजकुमार संतोषी जी ने डायरेक्ट की फिल्म, जिसमें भगत सिंह, अजय देवगन बने थे, मैं चंद्रशेखर आज़ाद बना था। तो ये हीरोइक रोल जब मैंने किया, जब मैंने माता पिता को बताया, फिर उनको जब दिखाया गया, तो उन लोगों को लगा कि हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी अच्छे रोल कर रहे हैं। हाँ। तो फिर मैंने और भी विलन्स के रोल किए, लेकिन फिर मैंने इस तरह के ही पॉजिटिव रोल्स करने लगे। फिर मैं कॉमेडी की तरफ भी काफी प्रयोग किया, कॉमेडी रोल्स के लेके। तो हर तरह का किरदार हमने निभाया। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद का आपने रोल निभाया, तो इससे जुड़ा कोई किस्सा भी है? चंद्रशेखर आज़ाद का रोल जब मुझे राजकुमार संतोषी जी ने ऑफर किया, जब मैं गया मिलने उनसे, तो उन्होंने कहा कि अखिलेंद्र, मैं चाहता हूं कि आप चंद्रशेखर आज़ाद करें। तो मैंने कहा सर, मैं चंद्रशेखर आज़ाद मैं लगूंगा नहीं। तो कहा ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तक नेगेटिव रोल्स कर रहे थे। नहीं, मैं तो फिजिकली अपने आप को उस समय उतना नहीं था, मैं लगान कर चुका था। उन्होंने कहा कि आप करेंगे, आप लगते हैं, मैं तो जितने एक्टर से मिला हूं सबसे करीब आप ही लग रहे हैं आज़ाद के। तो मुझे लगा कि रोल मिल रहा है, तुम क्या कर रहे हो अखिलेंद्र मिश्रा, मन में आया मेरे। तो मैंने कहा ठीक है सर, चंद्रशेखर आज़ाद में कर रहा हूँ, तो अभी फाइनल कीजिए, मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ूंगा मैं, ऐसा करूंगा। मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा ठीक है। बहुत पढ़ना पड़ा। तो मैं आज़ाद को जब पढ़ता था, मैं आपको बताऊं, तो मैं रोता था कि ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी, देश की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए मतलब अपनी जान दे दी। 25 साल 23 साल की उम्र में जवान यंग लड़के माओ ने भेज दिया कि जाओ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। जब पढ़ते थे कि आज़ाद 25 साल के, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 23 साल के फांसी पे झूल गए, तो बहुत रोना आता था पढ़ के उस पूरे इतिहास को। मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा और उसका निचोड़ जो निकला मेरे मन मस्तिष्क में जब मैं तैयारी करके जाता था, मतलब मैं जब वो तैयारी कर रहा था कैरेक्टर का, तो मैं चटाई पे सोने लगा था। अच्छा। घर में। और जब हम पुणे गए शूटिंग के लिए, तो हम लोग 5 स्टार होटल में ठहरे थे। प्रोड्यूसर ने 5 स्टार होटल में टिप्स ने ठहराया था। तो मैं अपने साथ अपनी दरी लेके गया था, और मैं बिस्तर पे नहीं सोता था, मैं उसी दरी पे सोता था। अच्छा। और उन दिनों मेरा वर्जिश 2 घंटे का होता था। मैंने 20 किलो वजन चढ़ाया था अपने ऊपर, 20 किलो ऊपर, कि मैं आज़ाद दिखूं। क्योंकि वो पहलवान थे, उनको कुश्ती का शौक था, मुकद्दर भांजते थे, कुश्ती लड़ते थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबको कुश्ती लड़वाते थे, वो सारे क्रांतिकारियों को। और मतलब इतना आनंद आता था जब मैं सेट पे जाता था, और मतलब मुझे लगता था कि मतलब मैं पूरा कैरी करता था। उसका जो मैं प्रसंग सुनाना चाहता हूं आपको, कि उसका जो अंतिम सीन है अल्फ्रेड पार्क का, उस फिल्म का, जहां आज़ाद
अपने आप को गोली मार लेते हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे जीते जी अंग्रेज मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकते। मैं आज़ाद जन्मा हूं, आज़ाद था, आज़ाद हूं और आज़ाद रहूंगा। ये उनका नारा था, उनका संकल्प था। तो जब अंग्रेजों से घिर गए, वो वीरभद्र तिवारी ने मुखबिरी कर दी और अंग्रेज आ गए, अंग्रेज से घिर गए। तो घिरने के बाद ऐसा हुआ कि वो पेड़ के आड़ से गोलीबाजी हो रही थी। उनके बाद जब आखिरी कारतूस बचा तो उसको पिस्टल में भरने के बाद मैंने ये था कि अपने आप को मार लेते, सीन ये था। तो मुझे रहा नहीं जा रहा, तो मैंने राजकुमार संतोषी जी को कहा कि सर मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे बताइए। मैंने कहा कि इतनी गोलीबारी हुई, अब चूंकि सिनेमा बना रहे हैं तो और आज़ाद यहाँ पे रोल खत्म हो जाएगा, अभी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा कि मैं मिट्टी उठाऊंगा और मैं मिट्टी से क्षमा मांगूंगा। इस धरती माँ का एक सपूत क्षमा मांग रहा है कि बस इतनी ही सेवा कर सका मेरी माँ, मुझे क्षमा कर दे। और रख के उसके बाद वो वंदे मातरम करके तो राज्य दहल गए, आह्लादित हो गए। मैंने राज्य को रोना आ गया, ऐसा मैं बोला, उनको करके बताया, एकदम आह्लादित हो गए। और भी लोग खड़े थे, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया पूरी एटमॉस्फेयर में। पूरी टीम, पूरी यूनिट काम कर रही है पिन ड्रॉप साइलेंस में। वहां फिर मिट्टी डाला गया पेड़ के पास और ये हुआ। और मैं वहां बैठा रहा। शॉट जब रेडी हो गया, उसी मूड में जब रेडी हो गया, फिर मैंने वो शॉट दिया। पूरी यूनिट रो रही थी। अच्छा, मुझे अभी भी रोना आ रहा है, देखिए भर गया मैं। पूरी यूनिट रो रही थी। सर वो डायलॉग आप सुना दें तो। और वो बस वहाँ पे वो बैठे हुए हैं और उसके बाद जब आखिरी करतूस गोली बजती है, उसको पिस्टल में भरते हैं और मिट्टी उठाते हैं कि बस इतनी ही सेवा कर सका मेरी माँ, मुझे क्षमा करना। वंदे मातरम। बहुत ही बढ़िया। तो ये था, ये जो मैंने जो पढ़ाई की थी आज़ाद के बारे में, ये 2 पंक्तियां उसका निचोड़ था जो मैंने डाला। तो इसीलिए हमेशा एक्टर्स को अपने कैरेक्टर को लेकर तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। विशेषकर अपने महापुरुषों बिल्कुल, और क्रांतिकारियों को इतना पढ़ के तैयारी करना चाहिए। आजादी का वो जज्बा ही अलग था। जज्बा अलग था। तो आपको पता चलेगा, तो आप कई चीजें अपना फीडबैक, अपना इनपुट डाल सकते हैं उस कैरेक्टर में। बिल्कुल, और आपने वही किया, और इसीलिए वो इतना शानदार आपका किरदार रहा। और राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर की वेलकम, तुम क्या करना चाहते हो बोलो, करो, डू इट। डायरेक्टर मतलब ओपन, तभी तो क्रिएटिविटी का मतलब कि ओपननेस। वेलकम, सजेशन आ रहा है, हाँ सजेशन आया, क्या ये करके दिखाओ, हो रखो, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और करो, कुछ और सोचो, मतलब ये बात। और ऐसे कई डायरेक्टर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। पहले भी हुआ। अच्छा अखिलेंद्र जी, जिंदगी में इंसान चाहे कोई भी काम करे, चाहे वो एक्टिंग हो, टीचिंग हो या फिर कोई और काम हो, जिंदगी हर मोड़ पर हमें अच्छे बुरे सबक ज़रूर देती है। तो क्या आपकी इतना लंबा आपका ये सफ़र रहा, आपने फिल्में भी की, टीवी पर भी काम किया, थिएटर आप अभी भी कर रहे हैं, उससे लगातार जुड़े हुए हैं, कभी कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस या कभी कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस ऐसा ज़िंदगी में रहा जिसने कुछ सिखाया, सबक दिया? नहीं देखिए, जीवन है, जीवन अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। इसके अलग अलग आयाम हैं। भूख एक आयाम है इस जीवन का बहुत महत्वपूर्ण। भूख, भय एक आयाम है इस जीवन को जीने के लिए। उसी तरह निद्रा एक आयाम है। इतना आयाम है जो मनुष्य में भी है, पशु में भी है बराबर। कि मनुष्य भी डरता है, पशु भी डरता है, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी करता है,
मनुष्य भी निद्रा लेता है, पशु भी लेता है, लेकिन एक चीज है जो पशुओं के पास नहीं, केवल मनुष्य के पास है, वो विवेक, वो है चेतना, वो है सोचने समझने की शक्ति, अच्छे बुराइयों का, बुरे का फर्क महसूस करना, कि काला काला है, सफेद सफेद है। ये फर्क केवल मनुष्य के पास है। दुख की बात और अफसोस की बात यह है कि मनुष्य ये समझ नहीं पा रहा है। जो समाज में जो कोलाहल है, पूरी विश्व में जो हलचल मचा हुआ है, ये इसी का कारण है कि उसको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि चेतना सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है मनुष्य की, और मनुष्य सिर्फ भोग विलास में लगा हुआ है, सिर्फ स्वार्थ की लिप्सा को पूरी करने में लगा हुआ है, लूट खसोट में लगा हुआ है, और मालूम नहीं है कि सब यहीं रह जाकर चला जाना है यहां से, सब छोड़ छाड़ के, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये सच्चाई को कब मनुष्य एक्सेप्ट करेगा? ये करना पड़ेगा। तो जीवन बहुत खूबसूरत है, आप जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। कहते हैं लोग कि ये कलयुग है, और ये सब कलयुगी हैं, लेकिन इन कलयुगियों के बीच में भी बैठकर आप सतयुग में जी सकते हैं, आप पे निर्भर करता है जी। और सारे सतयुगी हैं, उनके भी बीच में आप कलयुगी महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल। या आप पे निर्भर करता है। जी अखिलेंद्र जी, आपने कोरोना के दौरान एक किताब भी लिखी, तो ये राइटर कोरोना के दौरान कैसे आपके अंदर जागा? क्या आप उस माहौल से बहुत ज़्यादा डर गए थे? आपको लगा कि ये दौर ऐसा है कि अपने एक्सपीरियंसेस या जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको लिख लेना चाहिए, किताब बना लेनी चाहिए? नहीं, कोरोना के दौरान एक्चुअली घर में बंद थे सारे लोग, हम लोग, बाहर से भी कोई नहीं आता था काम करना, घर का भी काम करते थे, बच्चों के साथ खेलते भी थे, पत्नी को भी घर का काम करने में हाथ बटाते थे। तब हम मुंबई में थे और बिल्कुल जीवन जीना, मतलब एकदम परिवार के साथ ही, भाई क्या करना है नहीं करना, ये चलता रहता था। मेरा समय शुरू होता था रात को 11 बजे के बाद। अच्छा। तो मैं पढ़ता रहता हूँ, और कभी कभी मैं उपनिषद में की तरफ भी झांक लेता हूँ, वेद की तरफ भी झांक लेता हूँ, पुराण की तरफ, मेरा वैसा भी है। और कभी कभी मैं हिंदी साहित्य की तरफ, कभी छायावाद की तरफ, कभी पंत प्रसाद निराला महादेवी की तरफ, कभी पौरुषोज के कवि दिनकर की तरफ, कभी हालाबाद के बच्चन की तरफ, इस तरह भी, तो कभी ज्ञान चतुर्वेदी, और कभी मतलब इस तरह से हम पढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं झांकते रहते हैं। तो वो चलता रहता था, लेकिन मेरा जो अध्ययन था उसमें फिर लिखना शुरू हो गया, और लिखना शुरू हुआ, लिखते लिखते फिर कविताएं लिखना शुरू किया। अच्छा। और फिर कुछ कविताएं हमने जब लिख ली तो दोस्तों ने कहा कि एक पुस्तक आनी चाहिए। मैंने कहा ऐसे ही लिख दिया, एक पुस्तक क्या? लोगों ने कहा बहुत अच्छी कविताएं हैं। फिर आनंद प्रकाशन दिल्ली ने छापा उसको, और ये पुस्तक है वो अखिलामृतम। अच्छा। तो ये अखिलामृतम जो पुस्तक है, इसमें 23 कविताएं हैं हिंदी की, और 2 कविताएं जो हैं, तो आपकी किसी कविता की कुछ चंद लाइनें हम जरूर सुनेंगे। बिल्कुल सुनाता हूं मैं। 2 कविताएं भोजपुरी की हैं। अच्छा। क्योंकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, और मुझे तो पता भी नहीं था, बाद में पता चला विद्वानों से परिचर्चा के बीच कि किसी हिंदी के रचनाकार ने अपनी मातृभाषा की रचनाएं भी डाली हैं हिंदी में। तो ये अचानक, मैं तो जानबूझ के किया नहीं, तो अचानक हो गया। क्योंकि मेरा ये कहना है कि बोलता हूं हिंदी, जिसने द्वार विश्व रंगमंच के खोले, रहती है मन में मन की बात, बिना भोजपुरी में बोले। तो ये भोजपुरी अपनी मातृभाषा से सबको प्रेम है। मैं कौन सी कविता की क्या पंक्ति सुनाऊं, मुझे ये अभी क्या सुनाऊं मैं। इसकी पहली कविता है शब्द। शब्द, इसमें शब्द को हमने परिभाषित की है, सारे महापुरुष संतों ने इसकी व्याख्या की है, कबीरदास से लेके सबने, गोरखनाथ सबने। शब्द, कबीर पूछत है कौन करत है सबद संवाद। कबीर पूछत है कौन करत है सबद संवाद। कौन करत है? बिना अर्थ जाने मत कर उच्चार शब्द का, पहले साध शब्द को, करो साधना शब्द की। शब्द से बनी भाषा,
भाषा से शब्द नहीं, शब्द से बनी भाषा, भाषा से शब्द नहीं। शब्द भाषा है संचार, शब्द है संसार। शब्द श्रव्य है, शब्द दृश्य है, शब्द सृजन, शब्द विध्वंस, शब्द शिव है। शब्द के बिना सब शव हैं। सुर ताल राग लय सब शब्द हैं। सुर लगावत, ताल पर थिड़कत, लय पर नाचत, शब्द हैं। शब्द स्वयं गीत है, स्वयं गाता है, स्वयं बजाता है। शब्द स्पंदन, शब्द है कंपन, शब्द ही ऊर्जा, शब्द ही मन, शब्द ही प्राण, शब्द ही माया, शब्द ही ज्ञान। बहुत गहरी शब्द तीर्थ है, शब्द धाम है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शब्द ही हैं। राजा प्रजा की व्यथा भी शब्द से ही है। दुष्ट की दुष्टता भी शब्द ही है। मनुष्य की मनुष्यता भी शब्द ही है। शब्द ही रक्षक, शब्द ही भक्षक। शब्द भाव है, शब्द घाव है, शब्द मार है, शब्द रार है, शब्द श्रृंगार है, शब्द संहार है। शब्द दंड है, शब्द उदंड है, शब्द घमंड है, शब्द पाखंड है, शब्द प्रचंड है। शब्द ही खंड है, शब्द ही पिंड है। लंबी कविता, काफी लंबी कविता बहुत है। ही बेहतरीन। चलिए, कोरोना के दौरान हमें ये तो देखने के लिए मिला कि आप एक शानदार लेखक भी हैं। अखिलेंद्र जी, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चलते चलते एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी। OTT आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर छोटे बड़े कलाकार, हर किसी को काम मिला है और बहुत काम मिल रहा है। हर कोई पर्दे पर नज़र आ रहा है, लेकिन आप क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? OTT में मैं अभी तक नजर नहीं आया हूँ। और इसका कारण है अश्लीलता और गालियाँ, जो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक कलाकार की जिम्मेदारी, उसका दायित्व समाज के प्रति भी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ पैसा कमाना और नाम कमाना कलाकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो समाज को देखते हुए कलाकार को समाज के प्रति भी जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि वो जो कर रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी उसको देखता है, उसको फॉलो करता है। तो नई पीढ़ी के बारे में तो कम से कम सोचे कि समाज ये सब देख के, ये गालियां या अश्लीलता देख के समाज किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं तो 2 ही प्रश्न पूछता हूं। मुझे फोन आते हैं OTT के लिए कि गालियां हैं, हाँ हैं, अश्लीलता है, मैंने फोन रख दो, गलत जगह फोन किया। तो मेरा अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है OTT में। ना 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 ना, मैं, हाँ, अच्छे सीरीज बनने लगे हैं, मेरे हिस्से अभी आए नहीं हैं। जिस दिन आएंगे अच्छे सीरीज में मैं आऊंगा, मेरे दर्शक देखेंगे, रसास्वादन करेंगे। अभी हम आपको आने वाले वक्त में किन फिल्मों में या किन TV सीरियल्स में देखने वाले हैं? आप क्या कर रहे हैं अभी? मैंने एक फिल्म कंप्लीट की है, इंडियन 2। अच्छा। ये शंकर की फिल्म है, कमला हसन जी के साथ है। और मेरा ख्याल है निकट भविष्य में अभी तैयारी हो गई है पूरी। अभी पोस्टर रिलीज हुआ है उसका 2-3 दिन पहले ही। तो इंडियन 2 एक फिल्म हमने कंप्लीट की है। एक PMT कोचिंग करके नीलेश जैन की फिल्म है, वो हमने कंप्लीट की, जिसमें सारे न्यू कॉमर्स हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। अभी एक फिल्म हमने और कंप्लीट की है, अनटाइटल कठपुतली क्रिएशंस की। एक फिल्म मैं गुलगुले बकौली कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये फिल्में सब चल रही हैं। अखिलेंद्र जी, हम एक नाटक हमने किया है, उसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा। एक एकल प्रस्तुति है मेरी, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। इसमें स्वामी विवेकानंद के वो प्रसंग हैं जो प्रसंग आम जन को पता नहीं है। आम जन को बिल्कुल पता नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं। तो वो मैंने एक ऐसे प्रसंग लाए हैं, और मैं कुछ 1 घंटा 25 मिनट का परफॉर्मेंस करता हूँ अकेले। स्वामी जी के बारे में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता हूँ सारे प्रसंग को। स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ, और ये शुरू हो गया है देश के अलग अलग शहरों में, बहुत जल्दी दिल्ली में भी करेंगे। अखिलेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपका पसंदीदा किरदार मिले और जल्दी हम आपको OTT पर भी देखें। आपके जो भी किरदार हैं वो बहुत दमदार हैं, और वो किरदार, आपकी आवाज़ जो है, वो किरदार और आपकी आवाज़ दोनों मिलकर एक अलग पहचान बनाते हैं। और आप जब भी पर्दे पर आते हैं अपने चाहने वालों के लिए
कुछ ना कुछ नया, अनोखा और बेमिसाल लेकर आते हैं। आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम करता हूँ। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।